हेलो फ्रेंड्स, कल अपन ने नॉर्मल शिफ्ट और लेटरल शिफ्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें की थी। ठीक है, उसको एक बार देख लो और उसके आगे फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो, ऐसे बोला था आपसे कि लेट अस सपोज आपका कोई भी एक मिरर या फिर कोई भी आपकी एक डिवाइस रखी हुई है। ठीक है, उसके सामने अगर मैंने कोई एक ग्लास स्लैब पुट की है, ठीक है, जिसका थिकनेस जो है वो टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, तो इस केस में इसके अंदर जो शिफ्टिंग क्रिएट होती है, ठीक है, वो किस तरह से होती है। लेट अस सपोज पहले ये एयर से गई ग्लास में, अब ये गई ग्लास से एयर में, उसके बाद ये फिर आगे बढ़ी। ठीक है, जब ये इस तरह से आगे बढ़ेगी तो उस केस में क्या होगा बेटा लोग, इस केस में ये होगा कि ये रे जो है, ठीक है, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी और जिस डायरेक्शन में इंसिडेंस हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ये रे ट्रैवल कर रही है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंस हो रहा है, उस डायरेक्शन में ये आगे चली जाती है। कितना शिफ्ट हो जाता है, जब इधर से देखेंगे तो हमें कुछ शिफ्ट दिखता है और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, टी इंटू 1-1 म्यू के इक्वल। ठीक है, इतना शिफ्ट इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब जरा एक बात और सुनो। अब आपसे ये कह रहा है कि अगर इसी केस में अगर मैंने एक स्लैब का केस, ये शिफ्ट जो है, ये वाला जो शिफ्ट है, ये कहलाता है आपका नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में दूसरी बात थी अपनी कि यहाँ पे आपकी एक ग्लास स्लैब रखी हुई है। इस ग्लास स्लैब के अंदर आपने कोई एक रे भेजी। जब आपने इसमें ग्लास स्लैब के अंदर कोई एक रे भेजी, ठीक है, तो ये अपने पाथ से थोड़ी टेढ़ी हुई। ठीक है, फिर आपकी इधर गई और इस रे को अगर मैंने आगे बढ़ाया तो दे बोथ बिकम पैरेलल टू ईच अदर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको लेटरल शिफ्ट कहा जाता है। दिस इज टर्म्ड एज लेटरल शिफ्ट। और इस लेटरल शिफ्ट की जो वैल्यू थी वो भी अपन ने निकाली थी, एंड दिस लेटरल शिफ्ट इक्वल्स टू, ठीक है, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इंटू टी, ये वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल्स अपन ने बात की थी टी आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अगर आप स्मॉल एंगल के लिए और तो कॉस आर को 1 रखें, टी इंटू आई माइनस आर। ये सारे फार्मूलाज लेटरल शिफ्ट के लिए थे और ये सारे फार्मूलाज नॉर्मल शिफ्ट के लिए थे। ठीक, अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें और की थी, उससे एक दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को और देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ज़रा, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है, ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1.62। ठीक है, एक ग्लास स्लैब के ऊपर आपने रे को इंसिडेंट किया है जिसका ट्रांसपेरेंट स्लैब का जो म्यू दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है आपका, उसकी जो म्यू की वैल्यू दे रखी है दैट इज 1.62 इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एक तो यही खुराफात पैदा हो गई होगी कि ये बता इसके अंदर हमें ये वर्ड कहाँ से आ गया, रिफ्लेक्टेड। देखो ज़रा, मैंने बताया था कि जब भी कोई रे आपकी किसी इंटरफेस पर पड़ती है तो उसके साथ 3 चीज़ें होती हैं, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ अब्जॉर्ब होता है और कुछ रिफ्रैक्ट होता है। इसने कहा कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का जो एंगल है दैट इज़ बेसिकली 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। इस केस में पूछ रहा है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये आपसे पता करना चाहता है। ठीक है, अच्छा, आप देखो ज़रा, ये आई है तो ये भी आई हो गया आपका, ये 90 है तो ये वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखो इस केस में आपसे पूछ रहा है ये आई है, ठीक है, ये भी आई है और ये 90 है। इस लाइन पर देखो तो एंगल आई प्लस 90 प्लस एंगल आर, इसको मैं आर बोल देता हूँ, इक्वल्स टू 180 होना चाहिए बेटा। इस लाइन पर इधर की तरफ एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि एंगल आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ये आ गई आपकी 180 के बाद 90 इधर पर का, तो 180 माइनस 90 तो 90 हो गया और माइनस एंगल आई, एंगल आर की वैल्यू हो गई 90 माइनस एंगल आई। ठीक है, अच्छा, अब स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है म्यू1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 इंटू साइन आर। ठीक है, अगर आपके एक यहाँ मीडियम 1 है, यहाँ मीडियम 2 है आपका, और कोई रे आपने भेज दी है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई बना रही है और दूसरे में आपका जाके ये आर बना रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू2 है, सो म्यू1 साइन आई और म्यू2 साइन आर, यह आपका स्नेल्स लॉ था। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन ने बात कर ली है। अच्छा, अब म्यू1 इंटू साइन आई, म्यू1 कितना हो गया इस केस में बेटा, सो म्यू1 इस केस में हो गया बेटा लोग 1, क्योंकि बाहर हवा है। ठीक है, सो 1 इंटू साइन आई हमें नहीं पता, इक्वल्स टू म्यू2 कितना दे रखा है बेटा, सो म्यू2 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1.62, देन दिस वन इज 1.62 इंटू साइन आर। ठीक है, अच्छा, 1 इंटू साइन आई
अच्छा, और जो 1.62 इंटू साइन आर की जो वैल्यू है इट इज 90 माइनस आई, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं अपन 90 माइनस आई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, साइन आई इक्वल्स टू 1.62 इंटू कॉस आई, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इसको इधर लाएंगे तो क्या बना, tan i इक्वल्स टू 1.62। देखो अब यहाँ हिंट में ये गिवन है कि tan इनवर्स 1.62 की वैल्यू 58.3 होती है, मतलब अगर i की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो कितनी निकल गई, tan इनवर्स 1.62। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 58.3 डिग्री, दैट्स द आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी पार्ट था, ऐसा कुछ खास नहीं, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो और कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखो एक बार, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्या 20 mm थिक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1.5 इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। दैट मीन्स यहाँ आपका एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने आपने एक ग्लास स्लैब रखी हुई है जिसकी थिकनेस आपको दे रखी है कितनी, इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर 20 mm, तो इसकी थिकनेस जो दे रखी है वो 20 mm दे रखी है आपको। ठीक, अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5। ठीक, अच्छा, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पर एक आपने ग्लास स्लैब रख दी है। ठीक, वो सॉरी ऑब्जेक्ट रख दिया है, यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका। अब ये पूछ रहा है कि जो इसकी इमेज फॉर्म होगी उसकी पोजीशन क्या होगी। आसान है, देखो जरा, सबसे पहली बात ये देख लेते हैं कि ये कितना शिफ्ट करा देगा रेज को। ठीक, सो सबसे पहले हम इसके अंदर नॉर्मल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं कि कितना इसके अंदर नॉर्मल शिफ्ट क्रिएट होगा। सो डेल्टा एन इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है आपका, देखो mm में दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5। ठीक है, 1.5 का मतलब होता है 3/2, सो 2 इंटू 1 माइनस 1.5 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 0.5 के अप्रॉक्स अपॉन 1.5। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 0.5 1 अपॉन 1.5, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी 2/3 के अप्रॉक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा एन की वैल्यू 2/3 के अप्रॉक्स। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं, जब इसकी वैल्यू हमें 2/3 मिल गई है, ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे, अब ये देखते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक, वो कैसे कैसे आगे बढ़ेंगी। ठीक, तो उस केस में अपन ऐसे देखो एक बार कि इसके अंदर जो शिफ्ट हुआ है इसकी वजह से वो 2/3 सेंटीमीटर का शिफ्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये 2/3 सेंटीमीटर का शिफ्ट क्रिएट हो गया है। जब ये 2/3 सेंटीमीटर का शिफ्ट क्रिएट हो गया है तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं कि u की वैल्यू जो है हमारे लिए कितनी हो गई, 40 में से ये 2/3 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया 120 माइनस 2 दैट इज 118 अपॉन 3। ठीक है, इतना सेंटीमीटर इसके अंदर u की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतनी ही दूर पर इमेज बनेगी, दैट मीन्स कि v की वैल्यू भी आ गई आपकी 118 अपॉन 3। बट ये 118 अपॉन 3 जो है ये बनेगी दूसरी साइड। जब हम यहाँ से देखेंगे तो इसके अंदर भी ये शिफ्ट क्रिएट करेगी इन, तो उस केस में हम इसमें से फिर से 2/3 माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी आई 116 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इतनी आपकी फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, यह आपकी फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो यार, पहले 2/3 का शिफ्ट जो है वो इधर जाने में क्रिएट होगा और जब रेज वापस लौट के आएंगी तो 2/3 का शिफ्ट फिर से क्रिएट होगा। दैट्स वाई इमेजेस जो बनेगी वो 2/3 का शिफ्ट पहले और फिर 2/3 का शिफ्ट दोबारा आगे की डायरेक्शन में बननी है, तो 2/3 दोनों बार हमने ऐड किया है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन कल अपन ने कॉन्केव मिरर के लिए भी किया हुआ था, वो क्वेश्चन भी आसान ही था। ठीक है, बट इजीली सॉल्वेबल था, तो उसमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी थी। ठीक है, सो ये इजी है, अगर इसमें फिर भी किसी को कोई दिक्कत लगती है तो मुझे बता दीजिए। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ते हैं और सुनो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ वन फेस ऑफ अ प्रिज्म एंगल 30 डिग्री एंड म्यू इक्वल्स टू √2 इज सिल्वर्ड, एक फेस को सिल्वर कर दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, द इंसिडेंट रे रिट्रेसेस इट्स इनिशियल पाथ। ठीक, बहुत कुछ बात बोल दी इसने कहा है कि जो रे आई है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। जब रिट्रेस करती है तो यहाँ पर नॉर्मल
90 डिग्री पर ही तो इंसिडेंस होता है। अच्छा, दैट मीन्स कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा कितना होगा। ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो गया। जब ये 60 हो गया तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये नॉर्मल है, तो ये आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो जरा, अब स्नेल्स लॉ लगा दो इस पॉइंट पर। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या आ जाएगा, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। μ1 की वैल्यू कितनी है, बाहर हवा भरी है, ठीक है, साइन आई पता नहीं है यार, इक्वल्स टू μ2 कितना दे रखा है, √2 इंटू साइन आर की वैल्यू हो गई sin 30 डिग्री। ठीक है, आसान है। अच्छा, सो साइन आई इक्वल्स टू √2 इंटू साइन 30 इज 1/2। काटो यार, तो साइन आई की जो वैल्यू आ गई दैट कम्स आउट टू बी 1/√2। तो बेटा आई की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। आई कितना हो जाएगा इस केस में, 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये भी इजी था। अच्छा, और देखो जरा, क्वेश्चन एक और है। ये कह रहा है कि पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एक्सिस फ्रॉम अ हाइट f/2 ऑन अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, f फोकल लेंथ के, उससे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका जाता है। आपको बताना है कि इमेज की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, इमेज की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। ठीक, अच्छा, मान लिया कि जिस टाइम पर ऑब्जेक्ट यहां होगा उस टाइम पर ये t टाइम बाद में जब ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, सो पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल लेता हूं। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहां से नीचे तक गिरेगा। ठीक है, तो t टाइम में गिर रहा है तो gt हो गई, वेलोसिटी माइनस gt, क्यों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई है। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है -mt² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर चल रहा है उसके सामने, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है। सो -mt² इंटू v0। अब क्या चाहिए, चाहिए हमें mt। mt कैसे आएगा बेटा, mt निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -v/u के बराबर। अब u तो हमारे पास u भी नहीं है, v भी नहीं है, अभी तो u भी नहीं है और v भी नहीं है, दोनों चाहिए। तो u कैसे आएगा बेटा लोग, देखो मैंने कहा आपसे कि t टाइम बाद जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ टकराने पर होगा तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो v की वैल्यू जो हो गई, मतलब पोजीशन देखनी है मुझे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखनी है जिस पॉइंट पर मैक्सिमम स्पीड हो। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो s इज इक्वल टू होता है ut माइनस हाफ gt² ना। u तो इसमें 0 है क्योंकि ऊपर बिल्कुल रेस्ट से ड्रॉप किया गया है। इसको लिखेंगे तो x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू माइनस हाफ gt²। ठीक है, अच्छा, इनिशियल स्पीड जो है वो दे रखी है f/2, इनिशियल स्पीड जो है वो दे रखी है f/2 और इक्वल्स टू माइनस हाफ gt²। ठीक है, यहां से x फाइनल निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी f/2 माइनस हाफ gt²। ठीक है, और इस वैल्यू को किसके अंदर लेना है, नेगेटिव साइन के साथ। मैंने नेगेटिव साइन के साथ इस वैल्यू को ले लिया। ये मुझे u यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता चल गया। जब मुझे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता चल गया, अब मैं इजीली v की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं बाय द यूज ऑफ मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला लगा लेते हैं। मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अच्छा, 1/v प्लस u की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है -f/2 माइनस हाफ gt² माइनस f/2 माइनस gt²/2 इक्वल्स टू 1/-f। ठीक है, इसको माइनस में है, उधर पटकेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/-f प्लस 1/f/2 प्लस gt²/2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें v मिल जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हमें v की वैल्यू मिल जाएगी तब हम आराम से वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। कैसे, -mt² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है v की। अब v कितना आएगा ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, सो v आपका कितना हो जाएगा उसको निकाल लीजिए और फिर उसके बाद में मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी वो देख लो ज़रा। ठीक है, मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लेंगे इसको, mt निकालेंगे तो mt इक्वल्स टू -v/u। सो mt की वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी दैट कम्स आउट टू बी -4ft² अपॉन
एफ माइनस एफ प्लस जी टी समथिंग इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एम टी की। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर इजीली। तब आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अच्छा, अब देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे स्किप करते हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बेसिकली TIR। देखो यार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, नेक्स्ट टॉपिक ये है अपना, बहुत ज़्यादा अपने 10th में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, जब भी है मतलब जिस भी क्लास में हो उस क्लास में आपने पढ़ा होगा। देखो क्या होता है एक्चुअल में, ऐसे कह रहा है आपसे कि ये लेट अस सपोज एक सरफेस है, यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है और यहाँ एक कोई रेयरर मीडियम है, ठीक है ना, ऐसा कुछ मुझे पता है। लाइट जब किसी भी एक डेंसर मीडियम से, लाइट कभी भी एक डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, ये बात आपको पता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को और बढ़ाया। जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को और बढ़ाया तो मैंने क्या देखा, ये देखा मैंने कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। फाइनली मैंने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को इतना कर दिया कि जो आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी हो गई 90, यानी R की वैल्यू हो गई 90। आपने I की वैल्यू को बढ़ाया, R बढ़ गया, I को और बढ़ाया तो R और बढ़ गया। अब आपने I को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि R की वैल्यू जो है वो आपको कितनी मिल गई, 90। मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया आपने जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आपको 90 मिल गई। अब आपने क्या किया कि ये जो एंगल R है, ठीक है, ये 90 डिग्री मिल गया। इस एंगल की वैल्यू को, इंसिडेंस की को कहा जाता है आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, यानी IC, ठीक। अच्छा, अब आपने क्या किया कि नहीं, हम तो इससे भी ज़्यादा एंगल पर भेजते हैं रे को। इंस्टीड आपने इस बार क्या किया कि थीटा C जो आपका IC एंगल है, इससे ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंस कराया। जब आपने इससे ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंस कराया ना, तो देखा कि ये रे दूसरे मीडियम में जाने की बजाय इसी मीडियम में वापस लौट आई। ये रे इस मीडियम में जाने की बजाय वापस लौट आई और उतने ही एंगल पर लौटी जितना आपने यहाँ पर I दिया था। ये फिनोमेना जिसमें लाइट जो है वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने पर, ठीक है, अगर आपने एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ी रखी है तो वापस अपने मीडियम में लौट आना, यही कहलाता है आपका क्या, TIR। इसी को नाम दिया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब तक आप IC से छोटे एंगल पर भेजते रहे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका डिफ्रैक्शन होगा। जब आपका I की वैल्यू IC के इक्वल हो जाएगी तब रे जो है वो इस पाथ को ग्रेज करती हुई चलेगी, जो इंटरफेस है दोनों के बीच का। अगर आपने I को IC से बड़ा पुट किया तो रे इंस्टेड ऑफ दूसरे मीडियम में जाने के वापस इसी मीडियम में लौट के आ जाएगी। और ये प्रोसेस, ये फिनोमिना आपका क्या कहलाता है, दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, लाइट रे जो है वो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेंसर से और रेयरर मीडियम में ही ट्रैवल करनी चाहिए, ठीक है, डेंसर से रेयरर मीडियम में ही ट्रैवल करनी चाहिए। अगर अपोजिट ट्रैवल करेगी तो कभी भी आपको 90 नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा कि इस क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को इजीली फाइंड किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। आप सोचो ज़रा, ऐसे कह रहा है आपसे कि यहाँ पर मैंने एक रे को भेजा किसी एंगल IC पर और ये रे जो है वो इस पाथ को रिट्रेस करती हुई चली गई, यहाँ से आई और इधर चली गई, मतलब R की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। अब देखो ज़रा, यहाँ पर आपका μ1 है, यहाँ पर आपका μ2 है, इसको आप μd लिख सकते हो, इसको आप μr लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। अब देखो ज़रा, सो μd, ठीक है, इंटू साइन IC इक्वल्स टू μr इंटू साइन 90। स्नेल्स लॉ जैसे ही लगाया वैसे ही देखा कि μd इंटू साइन IC इक्वल्स टू μr इंटू साइन 90, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं साइन IC की वैल्यू निकालता हूँ, क्या निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी μr अपॉन μd इंटू साइन 90 1 हो गया। सो IC की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो क्या हो गई, साइन इनवर्स μr अपॉन μd, ये आपकी हो गई क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू।
दैट इज आई सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका किसका, रेयर मीडियम का, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इस बेसिस पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं क्रिटिकल एंगल की। अच्छा, मान लीजिए कि दूसरा साइड जो है वहां पर एयर है, ठीक है। इफ म्यू आर इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स कि एयर इज प्रेजेंट। अगर जो है एयर प्रेजेंट है तो उस केस में साइन आई सी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, ठीक है। यानी आई सी की वैल्यू हो जाएगी 1 अप साइन इनवर्स 1 बाय म्यू के इक्वल। वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1 बाय म्यू के इक्वल। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ठीक। तो आपकी साइन आई सी की जो वैल्यू है बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मटेरियल का, इस बात पर आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब जैसे जैसे आपका मटेरियल चेंज वैसे वैसे आपका म्यू चेंज और वैसे वैसे आपकी आई सी की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हर सब्सटेंस के लिए जो आई की वैल्यू होगी वो आपकी अलग अलग आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, और देखो ज़रा, अब देखो ज़रा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। सो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ बिटवीन डेल्टा एंड आई, ठीक है। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज बेसिकली द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। देखना ज़रा, ये आपकी एक सरफेस है यार, यहाँ डेंसर मीडियम है, यहाँ आपका रेयरर मीडियम है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक रे को भेजा, ठीक है, किस एंगल पर, आई से भेजा, ठीक है। अच्छा, ये रे आपकी इधर मुड़ गई, ठीक है, थोड़ा सा और टेढ़ा कर देते हैं, ये आपकी रे इधर की साइड में मुड़ गई, ठीक है। अच्छा, ये आपकी क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था आई आपका, ठीक है। बट ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये आई था, ठीक है, ये भी आई हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका आर माइनस आई, ठीक है। अच्छा, तो डेविएशन जो क्रिएट हुआ है वो हुआ है बेसिकली आर माइनस आई के बराबर। डेविएशन जो क्रिएट हुआ है, ये रे जा रही थी सीधी चली जाती, ठीक है, ये वाली जो रे जा रही थी ये सीधी चली जाती, लेकिन डेविएशन क्रिएट हो गया बीच के अंदर, किस लिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ तो उससे डेविएशन क्रिएट हुआ, और डेविएशन एंगल है आर माइनस आई, ठीक। सो डेविएशन की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, दैट इज आर माइनस आई, ठीक है। अच्छा, अब डेविएशन की वैल्यू जो निकलेगी अपने पास में वो कितनी निकलेगी वो देख लो ज़रा। एक बात सुनो ज़रा, आर तो हमें पता नहीं है, हमें तो सिर्फ आई से रिलेटेड बात करनी है। आई हमें कैसे, तो देखो ज़रा, साइन आई, ठीक है, इंटू म्यू इक्वल्स टू, या म्यू डी इंटू म्यू आर और साइन आर, ठीक है। यहाँ से मुझे आर की वैल्यू चाहिए, सो म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू साइन आई, ठीक है, इक्वल्स टू साइन आर के बराबर। सो आर की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स साइन आई, ठीक है, म्यू डी अपॉन म्यू आर, यही वैल्यू हो गई आर की आपकी, ठीक है। यहाँ पुट कर लेते हैं। सो डेल्टा कितना निकला, डेल्टा निकला अपने पास में साइन इनवर्स, ठीक है, साइन म्यू डी अपॉन, सॉरी, म्यू डी अपॉन म्यू आर, म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू साइन आई, ठीक है, माइनस आई, इसी के बराबर तो निकलेगा बेटा, ठीक है। आर की वैल्यू लिखी, माइनस आई लिख दिया। सो हमें डेल्टा पता चल गया, डेल्टा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स म्यू डी बाय म्यू आर इंटू साइन आई माइनस आई के बराबर। इतनी हमें वैल्यू किसकी पता चल गई, सॉरी इसको बाहर रखेंगे ब्रैकेट से, माइनस आई के बराबर। ये वैल्यू हमें पता चल गई एंगल ऑफ डेविएशन की। इसका ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू आई, ठीक है। ये कब तक का खेल है, जब तक एंगल जो है वो 90 नहीं हो जाता। जैसे ही एंगल 90 हो जाएगा तो यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा, आई सी आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर एंगल आई सी आ जाएगा, ठीक है, एट आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, आर की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, उस केस में जो डेल्टा होगा वो कितना हो जाएगा। तो आर के केस में एंगल जब होगा तब उस केस में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। आप जरा आगे बढ़ो। ऐसे कह रहा है आपसे कि ये आपका इंसिडेंस है, यहाँ पर आपने आईसी पर भेजा, जैसे ही आप आईसी पर भेजोगे तो एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ये रे इधर जानी चाहिए थी, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, दैट कम्स आउट टू बी 90 माइनस आई सी। इतना ही तो एंगल ऑफ डेविएशन क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक, इस पॉइंट तक जो कर्व रहेगा वो किसको फॉलो करेगा, इस इक्वेशन को।
इस इक्वेशन को फॉलो करेगा और इसके लिए मैं कर्व बनाऊंगा। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा, तो एट, ये तो हो गया एट आई इक्वल्स टू आई सी, ठीक है, और एट आई ग्रेटर देन आई सी, तब क्या होगा बेटा, तब तो कुछ नहीं होगा बेटा, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, इसके केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन क्रिएट होता है वो होता है 180 यानी 2 पाई माइनस आई। ये रिफ्लेक्शन वाला केस जो है इसके बाद में वो सत्य होता चला जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ के बाद में रिफ्लेक्शन का केस जो है वो फॉलो करेंगे। यानी ये तो ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन, यहाँ तो साफ दिख रहा है, वो भी नेगेटिव स्लोप के साथ में, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। सो डेल्टा जो मिनिमम होगा वो होगा 2 पाई माइनस मिनिमम वैल्यू आईसी से तो स्टार्ट होगी, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो जरा आप, मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता है, आपको डेल्टा और आई के बीच में कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला कर्व जो है वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा, वो ड्रॉ होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये जो इक्वेशन है, डेल्टा इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू डी बाय म्यू आर इंटू साइन आई माइनस आई, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी समवॉट लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ इसके लिए ड्रॉ होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई आईसी। जब आईसी वैल्यू आ जाएगी तब कर्व जो है वो टूटेगा, और फिर कर्व जो है वो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 पाई माइनस आईसी, और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 90 माइनस आईसी, ये 90 माइनस आईसी, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 माइनस आईसी। बेटर से ये लिखो 180 माइनस आईसी, 180 माइनस आई पर जाके ये कर्व नेगेटिव स्लोप का सीधा लाइन आ जाएगा, इसके बाद जाके ये कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप का सीधा लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कर्व आपका बनेगा, फिर टूटेगा, तत्पश्चात फिर आगे बनेगा, ठीक है। ये शो कर रहा है आपका कौन सा पार्ट, जब आई जो है वो आईसी से छोटा है, और ये वो पार्ट शो कर रहा है जब आई जो है वो आईसी से बड़ा है। यहाँ के बाद तो रिफ्लेक्शन है तो सीधी लाइन आ गई, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुई है 180 माइनस आईसी से, ठीक है। देख लो सर 180 माइनस 2 पाई माइनस आईसी, नहीं पाई, हाँ 2 पाई माइनस आईसी, सॉरी। सो ये स्टार्ट हुआ है आपका 2 पाई माइनस आईसी से, सॉरी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो जरा। 180 माइनस 2 आईसी होता है ना यार, क्यों बकवास कर रहे हैं अपन। 180 माइनस 2 आईसी यही एंगल की वैल्यू होती है इस केस में, 180 माइनस 2 आईसी, 180 माइनस 2 आईसी, इससे स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से ये कर्व स्टार्ट होता है, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ मतलब डेविएशन की जो वैल्यू है इस केस में 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल आई होता है, ठीक है। दैट्स वाई ये वैल्यू आ गई। बोलो ये बात क्लियर है। अगर इसमें कहीं पंगा है, कोई दिक्कत है तो पहले ये बता दो, तत्पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब और चीज़ें देखो ज़रा, कंडीशन क्या है TIR होने के लिए, कंडीशन फॉर TIR, TIR के लिए सबसे मस्ट कंडीशन तो ये है भैया कि जो रे है मस्ट मूव, ये मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, रे जो जानी चाहिए वो डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो है वो आईसी से, यानी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ी होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस हुई तो ही आपका रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और चीज़ देख जरा, एक कंडीशन बोल रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल से क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आया। इवन IJSO तक जो छोटा एग्जाम है मतलब उसमें भी आया हुआ है, ठीक है, बच्चे देते हैं उसे। यहाँ पर तेरा एक लाइट सोर्स है, ठीक, यहाँ पर तेरा एक लाइट सोर्स है, तूने लाइट भेजी सीधी चली गई, फिर तूने इधर लाइट भेजी तेरी लाइट चली गई, फिर तूने लाइट भेजी और ये चली गई सीधी। यहाँ पर एंगल आर की जो वैल्यू है वो हो गई 90, यहाँ पर तेरा एंगल आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 90 थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में तुम कोई भी रे भेजोगे, क्या वो रे बाहर निकल पाएगी, क्या वो रे बाहर निकल पाएगी? तो लाइट का अगर देखेंगे अपन, तो जैसे ही यहाँ आईसी एंगल क्रिएट हुआ, आईसी एंगल यहाँ पर क्रिएट हुआ, ये आईसी क्रिएट होगा तो ये भी आईसी क्रिएट होगा। जैसे ही आईसी क्रिएट हुआ उसके बाद में लाइट बाहर नहीं निकलेगी। जब यहाँ अंदर मान लो कि पानी है, पानी के अंदर तुमने एक लाइट का सोर्स लगाया हुआ है, उस लाइट सोर्स से तुम लाइट फेंक रहे हो। जैसे ही तुम लाइट फेंक रहे हो तो क्या होगा कि लाइट इस पर्टिकुलर रेडियस तक तो निकलेगी, उसके बाद में लाइट जो है वो वापस अपने मीडियम में लौट के आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, सिमिलर केस इधर भी रहेगा, यहाँ पर भी आपकी वापस लौट आएगी। कब तक बाहर जाएगी? जब तक यहाँ पर
IC नहीं आ जाता। जैसे ही यहाँ IC आएगा ये वापस सीधी चली जाएगी, तो ये वैल्यू भी आपकी IC के बराबर होगी। अब इस केस में यहाँ देखोगे तो एक गोला आपको स्पॉट दिखेगा, लाइट का एक पैच दिखेगा, उस लाइट के पैच से ही, ठीक है, आपको सिर्फ इतने हिस्से में तो लाइट दिखेगी और बाकी सारा जो है वो अंधेरा। क्यों? क्योंकि इसके बाद लाइट बाहर निकल ही नहीं पाएगी तो नीचे आ जाएगी। तो इस केस में आपसे कई बार ये पूछता है कि ये जो पैच बना है इसकी रेडियस कितनी होगी। आपसे पूछता है कि ये जो पैच बना है इसकी रेडियस कितनी होगी, अगर ये h हाइट आपको पता है तो। और कभी कभी इसका एरिया भी पूछा जाता है कि पैच का एरिया क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल को देखो ज़रा, OM और ये P। इस ट्राइंगल को ज़रा गौर से देखो, OMP को, ठीक है। ये एंगल कितना है? ये एंगल है IC, ठीक है। ये हाइट कितनी है? ये हाइट है h, और ये रेडियस कितनी है? ये रेडियस है r। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी √r² प्लस h²। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए साइन IC, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए साइन IC। साइन IC की वैल्यू जो होगी वो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कितनी हो गई? r/√r² प्लस h²। ये साइन IC की वैल्यू होगी। अच्छा, दूसरी तरफ TIR से आप जानते हो कि साइन IC की जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल्स टू 1/μ। साइन IC की वैल्यू जो होती है वो 1/μ के इक्वल होती है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, आंसर तुम्हारे हाथ में, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, तुम्हारे हाथ में आंसर है। साइन IC की जो वैल्यूज हैं वो है 1/μ इक्वल्स टू r/√r² प्लस h²। पहले स्क्वायर कर लेते हैं। सो 1/μ² इज इक्वल टू r² प्लस h²। इसको अंधा कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका r² प्लस h² इज इक्वल टू μ²। यही बना, ठीक है। इसको इधर पटकेंगे, जब इसको इधर पटकेंगे तो आपके पास में आ जाएगा r² प्लस h² इज इक्वल टू μ²r², ठीक है। अच्छा, अब r² को इधर ले जाएंगे तो h² की वैल्यू कितनी आ गई? h² इक्वल्स टू μ², ठीक है, और r² माइनस r², यहाँ से h², ठीक है, और इक्वल्स टू μ² माइनस 1 कॉमन ले लिया, बचा r², ठीक है। r की तो वैल्यू चाहिए, सो r की वैल्यू यहाँ से मिल गई, r² इज इक्वल टू h² ओवर μ² माइनस 1, और r की वैल्यू मिल गई h/√μ² माइनस 1। ये आपकी रेडियस आ गई। जो एक पैच बना था सरफेस पर, आपका जो एक पैच बना था, उस पैच की वैल्यू आपको इजीली फाइंड हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ लाइट पैच। जो लाइट का पैच बना हुआ था उसकी रेडियस आपने इजीली फाइंड कर ली, और यहाँ पर आपने एक और चीज़ क्या फाइंड कर सकते हो? उसका एरिया ऑफ जो लाइट पैच बना है उसका एरिया, वो कितना हो जाएगा? πr², ठीक है। r² की वैल्यू हमारे पास है, सो πh² माइनस 1, ये आपका एरिया होगा। ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे होता है, दैट्स वाई इसको याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, देखो एक बार डायरेक्ट पैच कैसा बनता है। सो वो एक सिलिंड्रिकल पैच बन जाएगा आपका, ठीक है। कैसा बनता है? यहाँ पर आपका लाइट सोर्स है, इस तरह का आपका एक पैच बनेगा जो सरफेस पर सिर्फ आपको एक सर्किल दिखेगा, इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपका एक लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स है। इस पॉइंट लाइट सोर्स से जो पैच बनेगा वो एक सर्कुलर होगा। अब इस सर्कुलर का एरिया आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का पैच आपको गेन होगा। इसकी जो रेडियस आएगी दैट कम्स आउट टू बी h/√μ² माइनस 1, और जो इसका एरिया आएगा दैट इज πh² ओवर μ² माइनस 1, ठीक है। ये इसका एरिया आ जाएगा पैच का, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर और भी कोई चीज़ निकालने को बोलता है तो वो भी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, वो देख लीजिए, ठीक है। बस याद ये रखना है कि यहाँ पर IC बनेगा और यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसके बेसिस पर आप अब आराम से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जिसकी भी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को। TIR के कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में बात कर लेता हूँ, उनको देख लो एक बार प्लीज़। TIR के कुछ एग्जांपल्स देख लो एक बार, ठीक है। TIR के कुछ एग्जांपल्स में आपका एक हो जाता है आपका स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड,
ठीक है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हो जाता है आपका एक पार्ट, ठीक है। दूसरी बात हो जाती है आपका ऑप्टिकल फाइबर, OFCs केबल जिनको कहते हैं, और तीसरा है आपका मिराज, ठीक है, मिराज या लूमिंग, जो भी आप, दोनों प्रोसेस हैं। अच्छा, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड जो है बेसिकली वो क्या होता है वो देखो ज़रा। एक्चुअली क्या होता है कि एक सिंपल कांच, ठीक है, एक सिंपल कांच और एक जो हीरे का मटेरियल है, इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, जिस मटेरियल का ये डायमंड है, मतलब डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज़ 2.42, और जो आपका सिंपल ग्लास होता है, जो सिंपल ग्लास होता है, उस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसका थीटा सी निकालते हैं ग्लास के लिए, तो थीटा सी की वैल्यू ग्लास के लिए जो आती है दैट कम्स आउट टू बी 42 डिग्री। और अगर आप डायमंड के लिए थीटा सी की वैल्यू निकालते हैं, थीटा सी फॉर डायमंड अगर आप निकालते हैं, तो जो डायमंड की वैल्यू है, थीटा सी की वैल्यू फॉर डायमंड, ये वैल्यू निकल के आती है आपकी 24 डिग्री। अब जैसे ही लाइट इसके अंदर एक बार एंटर करती है, लाइट जैसे ये मान लीजिए आपका डायमंड है, इसके अंदर आपकी लाइट एंटर करी, जैसे ही आपकी लाइट एंटर करेगी फौरन इसके अंदर ये TIR होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो उसका क्रिटिकल एंगल है, वो क्रिटिकल एंगल इतना ज़्यादा छोटा है कि इसके अंदर लाइट जो है वो फंस के रह जाएगी, और बाहर निकलने से पहले इसको काटा भी इस तरह से जाता है कि इसके अंदर आपकी जो लाइट है, ठीक है, वो कितनी बार TIR होगी, और उस TIR की वजह से ये स्पार्कल करता है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप ग्लास ले लें और ग्लास को भी काट लें तो उसमें TIR तो होगा, बट एंगल उसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा बार TIR ना होके कम बार TIR होगा। दैट्स वाई कि ग्लास जो है वो इतना स्पार्कल नहीं करेगा जितना डायमंड करेगा। इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही मटेरियल के में बस खाली अंतर है, वरना तो कांच भी जो है वो हीरे की तरह ही चमक सकता था, ठीक। अच्छा, दूसरी बात आ जाओ, अगला प्रोसेस है, अगला पार्ट है आपके पास में OFC केबल्स, जिनको ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर देखो सबसे पहले बाहर दिख रहा होगा प्लास्टिक कोटिंग, उसके बाद दिख रहा होगा क्लैडिंग, और उसके बाद दिख रहा होगा कोर, ठीक है। ये जो कोर होता है ना आपका, ये डेंसर मीडियम की तरह काम करता है, ये डेंसर मीडियम की तरह काम करता है। और जो आपका क्लैडिंग है, ये जो आपकी सरफेस दिख रही है आपको इस कोर के ऊपर वाली, ये कोर के ऊपर वाली जो सरफेस है ये आपकी एक रेयरर मीडियम की तरह काम करती है, ठीक है। ये आपका अगर एक OFC केबल के अंदर का पार्ट है, तो लाइट क्या करती है कि जैसे ही ये आपका कोर है और ये आपका क्लैडिंग है, ठीक है, एक आपका पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये तो आपका क्लैडिंग का पार्ट है, ठीक है, और ये आपका कोर का पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट कोर है और ये वाला पार्ट आपका क्लैडिंग है, ठीक है। अच्छा, अब लाइट जब इसके अंदर एंटर करती है, ठीक है, मान लो लाइट आपकी ऐसे एंटर करी, तो लाइट अब जा रही है एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो लाइट जो है वो आपकी क्या हो जाती है, TIR हो जाती है। अब जब यहाँ TIR होता है, अच्छा एक चीज़ और, TIR के अंदर कभी भी, इस बात को ध्यान रखना, TIR के अंदर कभी भी आपका कोई भी, ठीक है, TIR के अंदर कभी भी आपका एनर्जी लॉस नहीं होता है। जब यहाँ पर लाइट पड़ी एनर्जी लॉस नहीं हुआ, यहाँ पड़ी एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो ये आगे मूव करती चली जाती है। तो ये जाएगी किस स्पीड से, लाइट की स्पीड से। तो अपने आप OFC के अंदर, जब कहते हैं ना कि OFC केबल्स के अंदर जो आपकी स्पीड होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा होती है नेट वगैरह की स्पीड, तो इसी का कारण यही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस होगी नहीं और लाइट की स्पीड से ये तेज़ी से इसके अंदर दौड़ जाएगा। दैट्स वाई अपन कहते हैं कि OFC केबल्स अपन फेवरेबल हैं, ज़्यादा यूजफुल हैं। अच्छा, अगली बात पर आ जाओ। नेक्स्ट है आपके पास में मिराज की कंडीशन। मिराज की कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपको ऐसा दिखेगा कि दूर कहीं पर, ठीक है, दूर कहीं पर पानी है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जैसे लेट अस सपोज ये आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये जब आपकी अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पर, ठीक है, इसके ऊपर जितनी एयर होगी, ठीक है, ये एयर जो है, जो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में होगी, ये गर्म हो जाएगी, और मतलब रेती है, सैंड के कांटेक्ट में जितनी होगी वो गर्म हो जाएगी, और ऊपर वाली लेयर्स जो हैं वो थोड़ी ठंडी रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाली लेयर्स। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई एक सन है, मान लीजिए अब सन से लाइट आई, जैसे ही सन से लाइट आई ना, तो इनका जैसे ही अब कहाँ से जा रही है, ठंडी लेयर से गर्म में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो इसका TIR हो जाता है। जब यहाँ TIR हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि जब आप यहाँ देखोगे ना, तो आपको लगता है कि यहाँ पर सन है, और सन की जो इमेज एक टाइप से बन रही है, या कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा ही ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आ रही है, वो नीचे आपकी इमेज बनाएगा। जब आपकी इमेज नीचे बन जाती है तो यहाँ पर क्या दिखता है, ऐसा लगता है कि किसी की जब इमेज बन रही है, लाइट वहाँ से आती हुई दिख रही है, ऐसा लगता है वो चमकता है, तो लगता है पानी है। दैट्स वाई यहाँ पर कंडीशन आती है किसकी, मिराज की, ठीक है।
दीज ऑल आर द कंडीशंस रिलेटेड टू TIR बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सुनो ज़रा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू TIR। क्वेश्चन सेज फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास मीडियम इफ अ लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू वैक्यूम। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और बोल रहा है कि लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट होती है ग्लास टू मीडियम में, तो मैक्सिमम एंगल बताना है जिस तक वो रिफ्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, कंडीशन वही है कि जो साइन थीटा सी है, ठीक है, दैट बी इक्वल्स टू 1/μ। ठीक है, सो थीटा सी की जो वैल्यू हो जाएगी तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/μ, सो 1/1.5। इसको सॉल्व कर तो ये वैल्यू आ जाएगी तेरी 2/3। ठीक है, सो थीटा सी यहाँ से कितना फाइंड हो जाएगा, थीटा सी शुड बी साइन इनवर्स 2/3। दैट मस्ट बी द आंसर कि इस एंगल पर, ठीक है, ये वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस पर रिफ्रैक्शन होगा। इसके बाद रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो वही उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि ऐसा एक एंगल बताओ मैक्सिमम एंगल जिस पर रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो ये इस एंगल पर रिफ्रैक्शन है, इसके बाद अगर किसी भी एंगल पर बात करते हो तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है इफ लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम मेकिंग एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IC। ठीक है, अच्छा अब तुमसे ये कह रहा है कि एक एंगल बताओ रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो मतलब तुम्हें बताना क्या है, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशन ये कह रही है कि यहाँ पर आपका I है, आपने I पर भेजा, ठीक है, ये आपका I है और यहाँ पर R बना। ठीक है, यहाँ पर आपका R बना। अब इसमें ये कह रहा है आपसे कि इफ लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम मेकिंग एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IC। ठीक है, इसमें आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। I की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपकी 2 टाइम्स एंगल ऑफ C। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा इस केस में आपसे क्या कह रहा है कि I की वैल्यू 2IC के बराबर है। पहले IC फाइंड कर लेते हैं। IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 तो साइन IC की वैल्यू कितनी होती है, साइन IC इक्वल्स टू होता है 1/μ। ठीक है, यानी साइन IC की वैल्यू जो हो गई दैट कम्स आउट टू बी 1/2 क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2 दे रखा है। तो IC यहाँ से कितना पता चल गया, IC पता चल गया 30 डिग्री। जब IC 30 हो गया तो I कितना हो गया, I हो गया 60 डिग्री। अब जब I की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, अब क्या करना है, अब स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ लगाना है, क्या लगाएंगे, तो स्नेल्स लॉ कहता है आपसे कि μ1 इंटू साइन I। ठीक है, मतलब जो आपका μ1 है, ठीक है, उसके साथ में आप साइन I लो और जो आपका R है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब इंसिडेंट जो है वो हो रहा है आपका किसमें, वैक्यूम के अंदर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, और अब इस केस में आप ये देखो कि आप किस में I और μ की वैल्यू क्या रखोगे। सो 1 इंटू साइन 60 यानी μ1 इंटू साइन R, I इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R। ठीक है, इंसिडेंट हो रहा है 1 से, तो 1 इंटू साइन I की वैल्यू हो गई साइन 60 इक्वल्स टू 2 इंटू साइन R की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। इस 2 को भी नीचे ले आएंगे इज इक्वल टू साइन R। ठीक है, सो साइन R की जो वैल्यू आई दैट कम्स आउट टू बी √3/4। तो R की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स √3/4 के बराबर। दिस इज द वैल्यू फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़। आगे तुझसे कह रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सो दैट द लाइट एंटरिंग नॉर्मली, मतलब यहाँ 90 डिग्री पर एंटर कर रही है। ठीक है, थ्रू द सरफेस AC ऑफ अ प्रिज्म डज नॉट क्रॉस द सेकंड सरफेस। ठीक है, यहाँ पर एक रे भेजी मैंने, ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि एंगल I पर आ रही है। ठीक है, अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो एंगल I की जो वैल्यू दिख रही है वो कितनी हो गई आपकी, 90 माइनस थीटा के बराबर। एंगल I की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 90 माइनस थीटा के बराबर। अब इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, दैट मीन्स कि इसका TIR हो जाना चाहिए। जब इससे बाहर नहीं जानी चाहिए इसका मतलब क्या है कि कंडीशन लगाएंगे कौन सी, कि जो साइन IC है, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/μ साइन IC। ठीक है, साइन IC जो है वो किसके इक्वल हो गया, तो साइन IC की वैल्यू जो हो गई साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल एंड इट इज इक्वल्स टू 1/μ। ठीक है, अच्छा तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के बराबर। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/μ। 1/μ की मतलब क्या हो गया, 3/2 यानी वैल्यू आ गई 2/3। तो थीटा जो है आपका वो कितना होना चाहिए, तो थीटा मस्ट बी कॉस इनवर्स, ठीक है, 2/3। दैट मस्ट बी द वैल्यू फॉर थीटा जिससे आपका TIR हो जाएगा और लाइट जो है वो क्रॉस करके बाहर नहीं जाएगी।
अगर ये लाइट रिफ्रैक्शन हो जाता, मतलब TIR नहीं कंसिडर करते, रिफ्रैक्शन हो जाता, लाइट बाहर चली जाती। इसको रोकना है बस खाली। तो इसका TIR करा दो, किस कंडीशन में TIR होगा वो लिख दो, खत्म है। अच्छा, और देख जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर व्हाट शुड बी द इंसिडेंट एंगल थीटा व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको कितना दे रखा है, वो 2/3 दे रखा है। ठीक है, ऐसे कह रहा है कि यहाँ से आपकी एक लाइट रे एंटर कर रही है। ठीक है, जब यहाँ लाइट रे एंटर कर रही है, ठीक है, तो इसका TIR हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देख ज़रा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे नहीं पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे नहीं पता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे क्लियर है कि ये एंगल जो है वो IC होना चाहिए, ये एंगल जो है वो मेरा IC होना चाहिए। जब ये एंगल IC हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस IC। ठीक है, ये एंगल R की वैल्यू हो गई, 90 माइनस IC जो है वो इन दोनों के रिफ्रैक्शन के लिए अगर बात करूंगा तो 90 माइनस IC R की वैल्यू हो गई। अब लगा दो जरा स्नेल्स लॉ, क्या कह रहा है, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, μ1 की वैल्यू कितनी है, 1 हवा है, इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 कितना दे रखा है, 2/√3। ठीक है, 2/√3 इंटू साइन आर, 2/2√3 इंटू साइन आर। ठीक है, ये तरीका है एक, इसके थ्रू अपन कर सकते हैं। तो साइन आर की जो वैल्यू हो गई अपनी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, उससे भी रिलेटेड अपन बात कर सकते हैं। लेकिन पहले उससे मुझे पहले क्या चाहिए, उससे पहले मुझे चाहिए IC की वैल्यू। IC कैसे आएगी यार, IC देख जरा, तो IC इक्वल्स टू हो गया तेरे पास में, IC इक्वल्स टू साइन IC इक्वल्स टू होता है 1/μ के इक्वल। सो 1/μ लिखेगा तो कितना हो जाएगा, सो √3/2, नहीं कितनी वैल्यू दे रखी है, 2/√3, सॉरी ये वैल्यू दे रखी है 2/√3 के बराबर। तो 2/√3 इसको लिखेगा तो कितना आ जाएगा, √3/2। तो साइन IC की जो वैल्यू आई वो आ गई √3/2। ठीक है, तो IC कितना हो गया, IC हो गया तेरा 60। अब जब IC तेरा 60 हो गया, ठीक है, तो R तेरा कितना हो जाएगा, R हो जाएगा तेरे पास में 30 डिग्री। यहाँ पर लगा ले यार, यहाँ पर जब तुम लगाओगे तो साइन I इज इक्वल टू 2/√3 इंटू साइन, ठीक है, इस केस में R की वैल्यू जो रखेंगे वो कितनी रखेंगे, 30 डिग्री। साइन 30 कितना हो जाएगा, तो साइन IC इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास में साइन IC इक्वल्स टू 2/√3 इंटू 1/2, काटो यार, ये आ गई 1/√3 के बराबर। तो साइन IC हो गया, सॉरी साइन I की जो वैल्यू निकली, ये वाला I जो चल रहा है, इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो I की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास में साइन इनवर्स I इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3, ये आपकी I की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सिंपल था, बस खाली इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से R निकाल ले। ठीक है, और R के लिए तुम्हें क्या चाहिए, IC चाहिए। IC के लिए क्या खेलोगे, IC के लिए ये ध्यान रखो। ठीक है, ये निकाल के और यहाँ पुट करो, खत्म बात, इसने लगाओ आंसर तुम्हारे हाथ में। ठीक है, इजी सा पार्ट है, इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत इजी सी बात है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं। ठीक है, अब चलो इतना बहुत है इसके लिए। आगे बात करते हैं अपन अब रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। जितनी भी कर्व्ड सरफेसेस हैं, स्फेरिकल सरफेसेस हैं, उनसे रिलेटेड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि अभी लेंस स्टार्ट करें। लेंस ना पहले इस, जैसे अभी अपन ने किया था क्या, कि जो तेरी स्ट्रेट लाइन यानी जो प्लेन सरफेसेस थी उनके थ्रू रिफ्रैक्शन अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने तुझे TIR बता दिया। अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। मतलब सरफेस कर्व्ड जरूर होगी लेकिन वो लेंस नहीं होगा। ठीक है, लेंस की कंडीशन थोड़ी सी अलग है, लेंस पढ़ाना थोड़ा सा टाइम है। पहले टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस या कर्व्ड ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस। ऐसी सर्फेसेस से रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा जिनसे लाइट जो है वो आर पार होके जा सकती है। ठीक है, तो देखो जरा इनको एक बार। एक्चुअली क्या है कि तुम लोगों के क्वेश्चंस जो है ना वो पहले प्रिज्म से रिलेटेड हैं इंस्टेड ऑफ जो कर्व्ड सरफेस का है, तो पहले प्रिज्म करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड मिरर्स कराऊंगा, मतलब कर्व्ड सरफेसेस कराऊंगा। तो पहले स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, प्रिज्म बेसिकली। ठीक है, तो देखो ज़रा एक बार, बात कर रहा था मैं किसकी, रिलेटेड टू प्रिज्म। ठीक है, अच्छा तुम्हारे हिसाब से प्रिज्म कुछ भी होता हो, मुझे नहीं पता क्या है तुम्हारे हिसाब से प्रिज्म, बस इतनी सुनो। मैं ये जानता हूँ कि अगर ये मेरे पास में एक सरफेस है, ये मेरे पास में एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, इस ग्लास स्लैब की इन दोनों सरफेसेस को मैं अगर इंक्लाइन कर देता हूँ,
इस ग्लास स्लैब की इन दोनों सर्फेसेस को अगर मैं इंक्लाइन कर देता हूँ, ठीक है, अच्छा, तो उस केस में मुझे जो एक शेप मिलेगी, ठीक है, वो शेप जो है दैट इज बेसिकली प्रिज्म। तो दो इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, दो, एक देखो ये वाली एक सरफेस है आपकी, ये आपकी एक सरफेस है बेसिकली, ऐसी एक सरफेस इसके पीछे वाली सरफेस ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों सरफेसेस जो हैं, ठीक है, कैसी सरफेसेस हैं, दोनों रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं। ये दोनों रेक्टेंगुलर सरफेसेस जैसे मिल रही हैं, ये दोनों रेक्टेंगुलर सरफेसेस जैसे ही मिल रही हैं उस केस में, ठीक है, आपसे ये बोल रहा है कि जैसे ही ये दोनों रेक्टेंगुलर सरफेसेस आपकी मिल जाती हैं, ठीक है, तो जो शेप मुझे गेन होती है दैट इज बेसिकली द प्रिज्म, ठीक है। हमें ऑल्दो प्रिज्म बहुत सारी तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ एक ही पढ़ना है, दैट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो हमारा जो एनालिसिस है वो तो मेनली इसी पर रहेगा, ठीक है। कैसा वाला कि आपका जो भी सरफेस है, ठीक है, दो इंक्लाइंड सरफेसेस एक दूसरे के साथ आपकी मिली हुई हैं, इस तरह से जो शेप बन रही है, ठीक है, वो शेप आपकी कहलाएगी ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसके अंदर एक ये पार्ट ट्रायंगल होता है, एक ये पीछे वाला पार्ट ट्रायंगल होता है, दो पार्ट हो गए आपके ट्रायंगुलर शेप के, और एक इसके पीछे दो और एक ये बेस, ये तीन सरफेसेस जो हो गई ये हो गई आपकी रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है। तो इस शेप को क्या कहा जाता है, दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज द ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक। अच्छा, अब जैसे आपकी ये ग्लास स्लैब थी, एक ये आपकी एक ग्लास स्लैब थी, इस ग्लास स्लैब से अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, सेम वैसा ही रिफ्रैक्शन अपन प्रिज्म से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। प्रिज्म में क्या होगा, बहुत आसान सी बात है कि जो सरफेसेस हैं दोनों वो पैरेलल होने की बजाय इंक्लाइंड है, ठीक है। तो मतलब मैं इस बात को 3 बार बोल चुका, उसकी कुछ वजह होगी, ठीक है, क्यों होगी वो सुन जरा। लेट अस सपोज यहां से तूने कोई एक रे भेजता है, पैरेलल रे, ठीक है, अगर कोई रे भेजता है तो ये ऐसे जाती है फिर ऐसे चली जाती है, इसके बाद में तुझे ये बात पता चलती है कि जो ये इंसिडेंट रे है और जो तेरी ये क्या कहते हैं इमरजेंट रे है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये बात याद है तुझे बहुत अच्छे से। सिमिलरली जब ये दोनों सरफेसेस पैरेलल थी तो आएंगी तेरी कैसी, पैरेलल बाहर निकली, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे प्रोड्यूस। लेकिन इसमें जब ये दोनों इंक्लाइंड है दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे पर किसी पॉइंट पर मिलेंगी, इसमें पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। इतना छोटा मोटा आइडिया मुझे यहां से मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, अब दो बातें साफ समझ में आ गई, दो ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं इसके अंदर और तीन जो हैं वो तेरी रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं, इनसे मिलके जो प्रिज्म बन रहा है तेरा, वो जो प्रिज्म है वो कहलाता है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अब मुझे बात करनी है, ठीक। अच्छा, अब इस प्रिज्म को पूरे को, ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे तो सिर्फ इतना पार्ट इसका मैं ड्रॉ करा करूंगा, जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो सिर्फ एक ट्राइंगल के शेप में करेंगे, और ये जो आगे वाला फेस है, ये आगे वाला फेस ये सिर्फ दिखाया करूंगा, ठीक है। जब मैं इस आगे वाले फेस को दिखाऊंगा तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, ये इसके कैसे पार्ट्स होंगे, ये और इसके जस्ट पीछे वाला ऐसा ही, ये दोनों फेसेस आपके रिफ्रैक्टिंग फेसेस होंगे। ये आपका जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ऐसे करके, ये आपका बेस होगा जिस पर ये रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है प्रिज्म का, यहां पर देख लो चाहे इसमें देख लो, ये जो एंगल है आपके ये कहलाता है प्रिज्म एंगल या एपेक्स एंगल। इसको कहा जाता है प्रिज्म एंगल या फिर एपेक्स एंगल, ठीक है। इस नाम से इसको जाना जाता है, प्रिज्म एंगल या फिर एपेक्स एंगल के नाम से, ठीक। अच्छा, और देखो जरा, जब हम इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तुम्हारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई, ये तुम्हारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई, ये भी तुम्हारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई, दो होंगी ना, एक ये और एक इसके पीछे वाली, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गई, ठीक। अच्छा, साथ में ये एंगल तुम्हारा प्रिज्म एंगल हो गया, ये तुम्हारा एंगल प्रिज्म एंगल हो गया, और ये जो है ये तुम्हारा बेस हो गया। तो जब भी मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको ये ध्यान रखना है, बस ये आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आपका प्रिज्म एंगल और ये आपका बेस, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, और ये दोनों आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपका बेस है बेसिकली, और ये एंगल जो है ऊपर वाला, दिस एंगल इज बेसिकली द प्रिज्म एंगल, इस एंगल को कहा जाता है प्रिज्म एंगल, ठीक है। और ये दोनों आपकी इंक्लाइन रहेंगी किस पर, प्रिज्म एंगल के ऊपर ही, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको रिफ्रैक्शन थोड़ा सा दिखा रहा हूं, आप देखो जरा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म का नामकरण समझ में आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म।
रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप समझ लो अच्छे से। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, बहुत डायग्राम अगर समझ में आ गया तो काम खत्म हो गया, डायग्राम पूरा समझ में आ जाना चाहिए, काम पूरा खत्म हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब देखो जरा, पहली सरफेस ये ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ और इसको सी ले लेता हूँ, ठीक है। ये ए बी और सी की बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और एक नॉर्मल इस सरफेस पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये दोनों सरफेसेस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, इनमें कहीं परेशानी नहीं है, ठीक है। ये आपके ए बी सी हो गए, इनके लिए अपन बात कर लेंगे। अब देखो जरा, मैंने एक रे इसके ऊपर भेजी, ये रे, ठीक है। मैंने जब ये रे भेजी तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आसान है। अच्छा, अगर ये रे आपकी जाती तो अब जा रही है ये रेयरर मीडियम से, जो हवा है उससे एक डेंसर मीडियम ग्लास के अंदर। ये रेयरर है एयर, ठीक है, ये ग्लास है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक। हवा से और ग्लास के अंदर रे जा रही है, इसका पाथ होना चाहिए था ये इसका पाथ होना चाहिए था, बट ये अपने पाथ से, ठीक है, किस तरफ गई, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर से मुड़ गई इधर की तरफ। यहां पर एंगल बना आपका, दैट इज कॉल्ड R1, ठीक। अच्छा, अब रे यहां पर पहुंची, इसके पश्चात अब लाइट रे जो जा रही है वो किस में जा रही है, अब जा रही है ग्लास से वापस एयर में। अब लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो गया आपका R2 और ये हो गया एंगल E, ये हो गया एंगल I, R1, R2 और एंगल E। ये नॉर्मल के साथ में एंगल बना रहा है R1, ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है R2 और ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है एंगल E, ठीक है। अच्छा, कुछ समझ में आया पहली बात। अच्छा, इसको पीछे बढ़ा देता हूँ तो ये पता चल जाएगा कि इमर्जेंट रे और जो आपकी इंसिडेंट रे है वो दोनों आपस में क्या कर रही हैं, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, ये दोनों रेज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। अच्छा, तो पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, पैरेलल नहीं है। अच्छा, अब ये जो दोनों रेज हैं इनके बीच का एंगल जो है ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। यहां पर आपको प्रिज्म एंगल दिख ही रहा है, कितना है A, यहां पर I है, यहां पर R1 है, यहां पर R2 है और यहां E है। दिस रे इज बेसिकली द इंसिडेंट रे फॉर प्रिज्म, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है, और ये रे आपकी जो है दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, इस रे को इमर्जेंट रे कहा जाता है, ठीक। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। रिफ्रैक्शन समझ में आया, कोई भी रे आप अगर प्रिज्म पे भेजोगे वो उसके बेस की तरफ मुड़ जाएगी। कोई भी रे अगर आप उस प्रिज्म पर भेज रहे हो देन इट विल bend towards the bottom of the prism or can say the base of the prism। कोई भी रे आप भेजोगे वो हमेशा बेस की तरफ मुड़ जाएगी, ये पहली बात जो दिमाग में रखनी है। जैसे मिरर से या उससे जो आपकी स्लैब होती थी उससे जब आप रे भेजते थे तो वो पैरेलल हो जाती थी इंसिडेंट रे के, ना इसमें क्या करना है, बेस की तरफ झुक जाएगी कोई भी रे जो रिफ्रैक्ट होने के बाद में, ठीक। अच्छा, अब इनके सबके बीच में कुछ रिलेशंस हैं छोटे छोटे से, उन रिलेशंस को एक बार मैं बता देता हूँ, वो इजीली समझ में आ जाएंगे। देख जरा, ऐसे कह रहा था तुझसे कि ये तेरा प्रिज्म है, इस प्रिज्म का नामकरण मैं कर चुका हूँ ABC। इस पर मैंने एक रे भेजी PQ, यहाँ से एक रे भेजी PQ, ये रे हो गई तेरे पास PQ। ये यहाँ नॉर्मल था, इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना के इधर गई, यहाँ दूसरा नॉर्मल आ गया तेरे पास में और इस नॉर्मल से एंगल बना के ये इधर चली गई। ये PQR और ये रे हो गई आपकी S तक, ठीक। अच्छा, इन दोनों को अपन ने पीछे बढ़ाया, जब इन दोनों को अपन ने पीछे बढ़ाया है तो पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को ले लिया अपन ने D, है ना, और इस पॉइंट को अपन और ले लेते हैं M, ठीक है। इतने नाम अपन को पता चल गए। अच्छा, अब इसमें ये एंगल I है, ये एंगल A है, ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है और ये एंगल तुम्हारा E है और ये एंगल डेल्टा है। इतनी बातें मुझे पता है, ठीक। अच्छा, अब जरा बातें सुनो धीमे धीमे। ये पूरा एंगल I है,
तो इधर ये पूरा एंगल आई हो जाएगा, ये आई है, ये R1 है, तो ये I माइनस R1 हो गया। ठीक है, ये पूरा एंगल E है, तो ये भी पूरा एंगल E हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक, ये R2 है, तो ये कितना हो जाएगा E माइनस R2 के बराबर। क्लियर है? अच्छा, अब देखो जरा, एक क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल चार साइड वाला ना, क्वाड्रिलेटरल कौन सा? AQMR, AQMR। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल लिया है मैंने, AQMR। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इस पे चाहो तो उंगली फिरा देता हूं, ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने लिया है AQMR, चार साइड की एक फिगर है AQMR, ये मैंने कंसिडर कर लिया। अब इसमें एंगल A प्लस ये एंगल कितना है, ये एंगल तो बचपन से पता है ना 90, ये एंगल कितना है 90, तो एंगल A प्लस 90 प्लस ये एंगल आपका M लिख ले रहा हूं, एंगल M बराबर 360 होता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम। ठीक, अच्छा, सो एंगल A प्लस एंगल M इज इक्वल टू 90 90 180, उधर पटका तो 360 में से 180 गया तो 180 बचा। 90 90 180, 180 को उधर रखा तो 360 में से 180 जाएगा तो 180 बचा। एंगल A और एंगल M का सम जो है वो आ गया 180 डिग्री, पहली इक्वेशन ये दे दी। अच्छा, अब और समझ, एक एंगल तो तेरे पास में ये हो गया। ठीक, दूसरा ट्राइंगल और देखते हैं। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा ट्राइंगल देख जरा Q। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल देखो जरा QM और R। ठीक है, तो दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया है इन ट्राइंगल QMR। इस QMR ट्राइंगल में गौर से देखना जरा, QMR ट्राइंगल में एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल M बराबर कितना हो रहा है 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक, अच्छा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। देखना 1 और 2 में कुछ दिख रहा है कॉमन? मुझे दिख रहा है। मुझे क्या दिखा कॉमन? कि एंगल A प्लस M 180 के बराबर है और एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस M भी 180 के बराबर है। जब दोनों आपस में 180 के बराबर है तो इनको इक्वेट कर दूं, तो एंगल A प्लस एंगल M इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल M गायब। क्या रिलेशन मिला? एंगल A इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस एंगल R2, पहला रिलेशन। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन क्या है कि ये जो एंगल R1 है और ये जो एंगल R2 है, इनका सम जो होगा वो प्रिज्म एंगल के इक्वल होगा। एंगल A की वैल्यू एंगल R1 प्लस एंगल R2 के इक्वल होगा। ठीक है, एक रिलेशन यहां से क्लियर हो गया। दूसरा रिलेशन देखते हैं। अब ट्राइंगल में जो कंसीडर कर रहा हूं, वो ट्राइंगल में कंसीडर कर रहा हूं बेसिकली ये वाला DQ और R क्या। ठीक है, अब ट्राइंगल जो कंसीडर कर रहा हूं वो कर रहा हूं कंसीडर DQR। तो इन ट्राइंगल DQR, गौर से देखना, इस DQR में ये एंगल है I माइनस R1, तो इसको लिखा एंगल I माइनस R1। अच्छा, और ये वाला एंगल है E माइनस R2, ये वाला एंगल है E माइनस R2। आपको, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता, मुझे लेकिन ये पता है कि मान लो कि ये साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये साइड है मेरी, इस साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है इसका सम इन दोनों इंटरनल एंगल्स के बराबर होता है। ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है इसका सम इस 1 और 2 के बराबर होगा। ये 1 है एंगल, अगर ये 2 है तो इस डेल्टा के बराबर होंगे 1 और 2। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एंगल जो होता है ट्राइंगल का वो इसके अलावा जो दो एंगल बचे हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक, तो देख जरा, इन दोनों का सम इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल डेल्टा। ठीक, सो डेल्टा की वैल्यू कितनी हुई? एंगल I माइनस एंगल R1 प्लस एंगल E माइनस एंगल R2, ये डेल्टा के बराबर हो गए। अच्छा, ऐसा करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, एंगल I, ठीक है, प्लस एंगल E माइनस कॉमन ले लेता हूं तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 मुझे मिल गए इक्वल्स टू एंगल डेल्टा। R1 प्लस R2 की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी आई थी? एंगल A के बराबर, रखें यहां पर। सो एंगल डेल्टा इक्वल्स टू एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A, इसको उठा इधर पटक, वैल्यू क्या मिली? एंगल डेल्टा प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन रिगार्डिंग प्रिज्म। दो मेन रिलेशंस आए, एंगल A इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस R2, दूसरा आया एंगल डेल्टा प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E। इन दोनों रिलेशन से, ठीक है, आपको काफी सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। दोनों रिलेशंस आपको बाय हार्ट होने चाहिए हमेशा। पहला रिलेशन है एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल्स टू एंगल A,
और दूसरा क्या है, एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा। ये दोनों रिलेशंस आपके बहुत काम आएंगे रिलेटेड टू प्रिज्म। कोई भी प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ये आपके जरूर यूज होंगे और काफी हद तक यूज होंगे। ठीक, अच्छा, इन दोनों रिलेशंस को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो जरा एक आगे देखता हूं। देखो इन दो रिलेशंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। एक चीज़ देखो, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ग्राफ बना रहा हूं मैं बिटवीन आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, ज़रा देखो, इनके बीच का जब ग्राफ बनाऊंगा ना, ये ग्राफ मुझे कुछ इस तरह का मिलता है। ठीक है, इसमें जो मुझे मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं डेल्टा की, वो किसके करस्पॉन्डिंग है? तो डेल्टा की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो तब मिलती हैं जब ई की वैल्यू 90 या फिर आई की वैल्यू 90 हो। ठीक है, अच्छा, और जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा की जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, दैट गेन्स व्हेन आई इक्वल्स टू ई। जब आई की वैल्यू ई के इक्वल हो जाती है तब जाके मुझे डेल्टा की मिनिमम वैल्यू मिलती है। इसके अलावा अगर किसी भी पॉइंट पर मैं वैल्यू देखता हूं, जैसे लेट अस सपोज यहां मैं डेल्टा की वैल्यू चेक कर रहा हूं, इस केस में आई की वैल्यू अगर मैं कंसिडर करता हूं तो यहां जो वैल्यू मिलेगी वो ई की होगी। अगर यही वैल्यू मैं डेल्टा की ई पर कंसिडर करता हूं तो यहां जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो आई की होगी। मतलब आसान भाषा में ये कहना चाह रहा हूं, आई और ई दोनों रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करते हैं। ठीक, आई और ई जो हैं वो दोनों रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करते हैं। कैसे, देख जरा, अगर आई की वैल्यू ए के बराबर है, ठीक है, और ई की वैल्यू जो है वो बी के बराबर है, ये एंगल ए के बराबर है, इसकी वैल्यू मान लो बी के बराबर है, तो जब आई जो है वो बी होगा तब ई की वैल्यू ए के बराबर होगी। ठीक है, और सिमिलर यही चीज आपकी R1 और R2 के सेंस में होगी कि अगर R1 की और R2 की वैल्यूज की बात करते हो ना, अगर इस टाइम पर इसकी वैल्यू C और D थी तो जब ये अपोजिट करोगे तो ये भी आपकी चेंज हो जाएंगी कि R1 और R2 की वैल्यूज जो हैं वो भी आपकी इंटरचेंज होती हैं। ठीक, दोबारा देखो कि A और B, ठीक है, एक टाइम पर I की वैल्यू A है और E की वैल्यू B है। ठीक, तो मेरे को उस टाइम पर डेल्टा की जो वैल्यू मिल रही है वो मान लो डेल्टा मिल गई है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी आई की वैल्यू को बी के बराबर रखता हूं और तो उस टाइम पर ई की वैल्यू ए के बराबर होगी और तब भी मुझे डेविएशन की वैल्यू डेल्टा ही मिलेगी। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए डेल्टा जो है वो फिक्स रहता है। मान लो इसकी वैल्यू 40 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू मान लो 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये 30 होगा ना तब, और तब ये 40 होगा। और इस टाइम पर अगर मिनिमम डेविएशन मान लो 10 मिल रहा है ना, तो इस टाइम पर भी मिनिमम डेविएशन 10 ही मिलेगा। ये डाटा जो है वो सिर्फ एग्जांपल के लिए ना। तो क्या बोल रहा हूं कि अगर ए की वैल्यू 40 है तो बी की 30 मिली। इसी तरह से अगर बी की वैल्यू 30 है तो ए की वैल्यू 40 हो जाएगी। जिस टाइम ए 40 था तो बी 30 था, जब बी 30 होगा तो ए 40 हो जाएगा। और दोनों क्या जो डेविएशन एंगल हैं वो सेम आएंगे। इस डाटा को थोड़ा सा दिमाग में फिट करके रखना, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में कहीं चिपका के रख लीजिएगा। ठीक, अच्छा, अब जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आ रही है वो कहां आ रही है? मिनिमम डेविएशन अकर्स ओनली एट अ सिंगल पॉइंट वेयर आई एंड ई आर इक्वल। जब आई और ई जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या याद रखना है? मिनिमम डेविएशन की बात क्या है? सो मिनिमम डेविएशन की बात यह है कि इट अकर्स व्हेन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई। जब एंगल आई की वैल्यू एंगल ई के इक्वल हो जाएगी तब डेल्टा जो है वो मिनिमम आएगा। ठीक, अच्छा, जब ये केस हो जाएगा तो देखो जरा, एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई किसके इक्वल हो जाएंगे? ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको लिख सकता हूं 2 एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी हो गई? एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा अपॉन, ये डेल्टा यहां पर कौन सा होगा? मिनिमम वाला। डेल्टा यहां पर कौन सा होगा? मिनिमम वाला, अपॉन 2। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा एट कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अच्छा, दूसरी बात, जब I और E आपस में बराबर हो गए तो R1 और R2 ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक, अच्छा,
तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल्स टू एंगल A, ये दोनों आपस में बराबर है, मैं इनको R के इक्वल लिख ले रहा हूँ। एंगल R1 लिख लो चाहे R2 लिख लो, कोई सा भी, इक्वल्स टू एंगल A/2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में बराबर है, बाई 2 आ गया। अब एंगल I और एंगल R1/2, एंगल R1 की दोनों की वैल्यूज मैंने निकाल ली। R1 कितना आया एंगल A/2, और ये आया आपका A प्लस डेल्टा मिन बाई 2। अच्छा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं। अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो देखो जरा, स्नेल्स लॉ क्या कहता है मुझसे, ये कहता है आपका कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू, ठीक है, देखो यहां पर हवा थी तो 1 लिख लिया, यहां पर म्यू होता तो मैं इसको इधर चिपका दूं। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझे? चलो दोबारा लिख। ऐसे कह रहा है आपसे 1 इंटू साइन I इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन R। यहां तो हवा थी तो 1 ले लिया, इंटू साइन I इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन R। जो भी प्रिज्म मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू कंसिडर कर लिया, ठीक। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, म्यू के इक्वल, ठीक। अच्छा, अब साइन I की वैल्यू ये देख, ये लिखी, R की वैल्यू ये लिखी। अब इसके लिए अप्लाई करता हूं मैं, तो म्यू इक्वल्स टू साइन एंगल A प्लस एंगल डेल्टा मिन बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, ठीक है, एंगल A/2। ये कहलाता है आपका प्रिज्म फार्मूला, ये कहलाता है आपका प्रिज्म फार्मूला। ये आपका जो प्रिज्म मटेरियल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसके एंगल्स के साथ में रिलेट करता है, ठीक। ये रिलेशन आपका साइन A प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2 साइन A/2 इक्वल्स टू म्यू, ये आपका रिलेशन है बेसिकली फॉर प्रिज्म फार्मूला, ठीक है। आया कहां से? स्नेल्स लॉ से, सिंपल, ठीक। अच्छा, सॉरी, अगर मान लीजिए कि आपका I जो है, एंगल I जो है वो स्मॉल है, ठीक है। अगर एंगल I स्मॉल है तो साइन I को क्या लिख सकता हूं, लगभग I के बराबर। और साइन, अगर एंगल R भी आपका स्मॉल है तो R को भी मैं लिख सकता हूं साइन R को R के बराबर। तो क्या बन जाएगा, तो मेरे पास में बनेगा म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा बाई 2 था, उसको क्या लिखूंगा, एंगल A प्लस एंगल डेल्टा मिन बाई 2 डिवाइडेड बाय एंगल A/2 फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है। यहां पे साफ लिखा है फॉर स्मॉल एंगल्स ओनली, ठीक। अच्छा, 2 से 2 काटा, ठीक। सॉल्व कर रहे हैं, सो एंगल म्यू इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल डेल्टा मिन अपॉन एंगल A, इसको इधर पटको, एंगल A इंटू म्यू इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल डेल्टा मिन, ठीक है। इसको माइनस करूंगा, एंगल A कॉमन लिया, म्यू -1 इक्वल्स टू एंगल डेल्टा मिन, ठीक है। ये आपका दूसरा रिलेशन आया, ये लेकिन किसके लिए है, फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए। ये छोटे प्रिज्म के लिए जिनका एंगल जो है वो लेस देन 5 डिग्री होता है, जिनका एंगल जो है वो 5 डिग्री से कम होता है, ए की वैल्यू 5 डिग्री से कम हो तब के लिए, 5 डिग्री या 10 डिग्री, बहुत छोटी वैल्यूज हो, प्रिज्म का जो एंगल है वो बहुत छोटा हो, तब के लिए आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा मिनिमम। बोलो कोई दिक्कत? इतनी बात सही है। अच्छा, और समझ, जब तुझे ये पता चला कि म्यू की वैल्यू क्या है, एक रिलेशन तुझे यहां से मिला डेल्टा मिनिमम के लिए, ये है स्मॉल प्रिज्म के लिए, और ये जो एक्चुअल फार्मूला है तेरा प्रिज्म फार्मूला, ये फॉर एनी प्रिज्म। बट कंडीशन क्या है कि जब ये तभी वैलिड होगा जब डेल्टा की वैल्यू आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। अच्छा, और आगे बात सुन कि डेल्टा मिन और डेल्टा, ठीक है, इनमें दोनों में थोड़ा ध्यान रखना। दोनों चीज़ें ध्यान रखने के बाद एक दो क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे, फिर और आगे बढ़ेंगे। देख जरा, क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म इज 6/5, यानी म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 6/5 के इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, यानी ए की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। फाइंड आउट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। अच्छा, सिंपल है यार। ऐसे कह रहा है तुझसे कि म्यू इक्वल्स टू, देख प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, मतलब एक्चुअल फार्मूला लगाएगा, ठीक है, कहीं भी तुझे जुगाड़ नहीं मारनी, ठीक। म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन A/2,
ठीक है, यही करेगा। अच्छा, ए दे रखा है, म्यू दे रखा है, डेल्टा मिन निकालना है, इजी पार्ट है, एक ही सिंपल फार्मूले से काम हो जाएगा। तो 6/5 इक्वल्स टू साइन ए कितना है 60, ठीक है, तो साइन 60 प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन 60/2। साइन 60/2 कितना हो गया, साइन 30 हो गया, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करूंगा सो 6/5 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2 डिवाइडेड बाय, ठीक, साइन 30 इज 1/2, इसको इधर पटक, ठीक है, इसको इधर पटक, तो ये 1/2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 6/10 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस, ठीक है, डेल्टा मिन बाय 2, ये वैल्यू हो गई। अच्छा, इसको काट यार, ये वैल्यू हो गई 3/5 के बराबर। अब साइन में 3/5 कितने पर होती है, 37 डिग्री पर, मतलब 37 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2, ठीक है, इसको इधर पटक, ये हो गया तेरा 74 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा मिन, तो तेरी वैल्यू आ गई 14 डिग्री इक्वल्स टू डेल्टा मिन। सो डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 14 डिग्री, ये वैल्यू एक तेरी 14 डिग्री के अप्रॉक्स इक्वल होगी। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, अब और देख, अब मैंने इसके अंदर जो छोटा वाला फार्मूला वो क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ऑफ एंगल की वैल्यू मुझे 60 डिग्री दे रखी थी, तब मैं इसके अंदर वो यूज नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन और देख, ऐसे बोल रहा है तुमसे कि एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्री दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है। अब पूछ रहा है डेविएशन कितना कॉज होगा जब प्रिज्म एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, इट इज एंगल, प्रिज्म एंगल जो है वो आपका लेस देन 5 डिग्री है, तब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सो डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू कितना है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 3/2, ठीक है, माइनस 1 इंटू एंगल ए। अब ये बताओ कि जो ए है ये आप किस में रखोगे, डिग्री में या फिर रेडियन में। तो ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है इससे रिलेटेड, अगर तुम डिग्री में रखोगे तो तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन डिग्री में मिल जाएगा, अगर तुम रेडियन में रखोगे तो तुम्हें एंगल की वैल्यू रेडियन में मिल जाएगी। तो देखो जरा, 3/2 माइनस 1 इंटू 4, डिग्री में रखा तो डिग्री में मिलेगी 3/2 माइनस 1, 1/2 हो गया, 1/2 इंटू 4 दैट इज काट पीट 2 डिग्री आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आपकी 2 डिग्री आएगी इस केस में, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी एक और हुई, ठीक। अच्छा, अब एक कंडीशन और बताता हूं, दैट इज बेसिकली द कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन बता रहा हूं, ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन थी जो अभी तक बताई, अब बताने जा रहा हूं कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। नो इमरजेंस का मतलब क्या है, नो इमरजेंस का मतलब ये है कि यहां प्रिज्म रखा हुआ है तेरे पास, यहां प्रिज्म रखा हुआ है, तो ये रे गई तेरी, यहां पर रे टकराई, टकराने के बाद अगर ये यहां पर, ठीक है, बाहर निकली तो तुम्हें समझ सकते हो कि यहां पर रिफ्रैक्शन होगा तो बाहर निकलेगी। अगर मान लो कि ये यहां से बाहर नहीं निकली तो मतलब इसका क्या हो गया, TIR हो गया। जब इसका TIR हो गया इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू है R2, यहां पर जो वैल्यू है R1, ठीक है, और यहां जो वैल्यू है एंगल I, इस एंगल I, R1 और R2 के लिए कंडीशन बतानी है कि कब इसमें TIR हो जाएगा और कब इसके अंदर TIR नहीं होगा, जिससे कि कंडीशन बतानी है कि रे जो है वो प्रिज्म से बाहर ना जाए। वो कंडीशन बतानी है कि जब रे जो है वो प्रिज्म से बाहर ना जाए तब के लिए तुझे बात करनी है, ठीक। तो सुन जरा क्या कर रहे हैं वो समझो जरा, 2 मिनट। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे साफ दिख रहा है कि नो इमरजेंस के लिए कि जो R2 की वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी कितनी होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए थीटा सी से। अगर R2 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हुई थीटा सी से, इसका मतलब क्या है कि जो R2 की मिनिमम वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू थीटा सी, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में मैं रिलेशन पता करना चाहता हूं कि ये जो A है इसका, ठीक है, और थीटा सी के बीच में कोई एक रिलेशन क्रिएट करना चाहता हूं कि मैं किस प्रिज्म से नो इमरजेंस की कंडीशन क्रिएट होगी और किस में नहीं होगी। अब देख जरा कि जो R2 है, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो मुझे मिल गई थीटा सी। अब R2 जो है जब वो मिनिमम होगा तो R1 मैक्सिमम होगा। व्हेन R2 इज मिनिमम सो R1 जो है वो मैक्सिमम होगा। क्यों, ये जितना छोटा होता जाएगा उतना ये एंगल बड़ा हो जाएगा,
ठीक। अच्छा, अब R1 जो मैक्स है वो कब होगा? R1 मैक्स होगा जब I जो है वो मैक्सिमम होगा। I की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो I की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है, I की मैक्सिमम पॉसिबल जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 90 डिग्री। जब I की वैल्यू तुम 90 डिग्री रखोगे तो देखो जरा, 1 अपॉन, ठीक है, 1 इंटू साइन 90 इक्वल्स टू म्यू जो प्रिज्म मटेरियल है इंटू साइन R1। इसको मैंने स्नेल्स लॉ लगाया। जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो मुझे यहां से क्या पता चला कि 1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू बन गया मेरे पास में साइन R1। 1 अपॉन म्यू किसके इक्वल होता है? साइन थीटा सी के इक्वल। तो थीटा सी इज इक्वल टू हो गया साइन R1 के इक्वल। दैट मीन्स कि R1 की वैल्यू भी किसके इक्वल होनी चाहिए? थीटा सी। और R2 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? कहां गया? R2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी होनी चाहिए थीटा सी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल्स टू ए होते थे। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं और किसके बराबर हैं? ये भी थीटा सी के बराबर है और ये भी थीटा सी के बराबर है। यानी 2 थीटा सी जो है दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। 2 थीटा सी जो है ये होना चाहिए ए के बराबर। वो कंडीशन होगी मिनिमम कंडीशन जब आपका इमरजेंस नहीं होगा। तो जब भी आपकी थीटा सी की वैल्यूज जो हैं वो ए के बराबर हो जाएंगी, ठीक है, सो आपकी कंडीशन बन जाएगी नो इमरजेंस की। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं देखूं कि ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है उस टाइम पर क्या होगा? सो ए जब तक 2 थीटा सी से बड़ा रहेगा तब तक नो इमरजेंस की कंडीशन चिपकी रहेगी, तब तक नो इमरजेंस की कंडीशन लगी रहेगी। मतलब जो प्रिज्म एंगल है, इस प्रिज्म एंगल की वैल्यू, ठीक है, यहां जो प्रिज्म एंगल है, इस प्रिज्म एंगल की वैल्यू 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म मटेरियल, ठीक है, इससे बड़ी रहेगी। तब तक रेज जो है वो बाहर नहीं आ सकती, तब तक रेज जो है वो बाहर नहीं आ सकती हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम नो इमरजेंस। मतलब इस कंडीशन में आपकी वैल्यूज जो हैं वो रेज जो हैं वो बाहर नहीं आएंगी। ठीक है। अच्छा, और देखो जरा, ये कंडीशन हुई आपकी नो इमरजेंस की। हाँ। अच्छा, अब अगर मैं इसके आगे बात करता हूं कि अगली बात, नेक्स्ट कंडीशन किसके लिए है? अब जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ ये बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो कि प्रिज्म जो है वो 7 रंग में बांट देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। उस प्रोसेस को डिस्पर्जन कहते हैं। क्यों करता है वो समझो जरा। देखो मेरी बात सुनो, आपने एक रिलेशन अभी प्रिज्म के लिए पढ़ा है कि डेल्टा मिन की वैल्यू जो है वो फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म दैट इज म्यू -1 इंटू प्रिज्म एंगल, ये पढ़ा है एक रिलेशन। ठीक है। अच्छा, दूसरा रिलेशन म्यू जो होता है आपका, म्यू, ठीक है, वो आपका वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर सी बाय लैम्डा 4 एंड सो ऑन। दिस फार्मूला इज बेसिकली टर्म्ड एज कॉचीज फार्मूला। दिस फार्मूला इज बेसिकली नोन एज कॉचीज फार्मूला। ये रिलेशन है म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन। ठीक। अच्छा, अब यहां से एक बात पता चली कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, और यहां से एक बात पता चल रही है कि डेल्टा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। ठीक। इन दोनों रिलेशंस को मिला, इन दोनों रिलेशंस को जब मिलाएगा तो ये पता चलेगा कि डेल्टा जो है, ठीक है, डेल्टा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। डेल्टा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। ठीक है। अच्छा, अब प्रिज्म जो है, इस प्रिज्म पर, ठीक है, आपने एक वाइट लाइट फेंकी। जब आप इसके ऊपर एक वाइट लाइट फेंकोगे, ठीक है, आपने जब इसके ऊपर वाइट लाइट फेंकी, और वाइट लाइट जो होती है आपकी, यह आपकी कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, यह आपकी कॉम्बिनेशन होती है 7 कलर्स का। ठीक। अच्छा, जब ये 7 कलर आपस में एक साथ चल रहे थे, अब हर वेवलेंथ के लिए जो डेल्टा है वो अलग अलग हो गया। हर वेवलेंथ के लिए डेल्टा की वैल्यू अलग अलग हो गई। हर वेवलेंथ के लिए डेल्टा की वैल्यू अलग अलग हुई। 7 रंग है, सातों की वेवलेंथ अलग अलग होती है। अच्छा, अब सातों की जब वेवलेंथ अलग अलग होती है तो सातों के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अलग अलग हो गए। बिल्कुल हो गए। ठीक है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड की। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लैम्डा आर मैक्सिमम होता है और लैम्डा वी मिनिमम होता है। तो डेल्टा आर जो होगा, डेल्टा आर जो होगा वो मिनिमम होगा और डेल्टा वी जो होगा वो मैक्सिमम होगा।
तो जो व्हाइट लाइट थी उसमें से सातों रंग अलग अलग डेविएट होंगे। रेड कलर कम डेविएट होगा और जो वॉयलेट कलर है वो ज्यादा डेविएट हो जाएगा। वॉयलेट कलर ज्यादा डेविएट हो जाएगा और रेड कलर जो है वो कम डेविएट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, जब इनके सबके डेविएशन अलग अलग हो गए, अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहां पर एक पैटर्न बन जाएगा। कैसा पैटर्न? 7 रंग VIBGYOR, विब ग्योर जो बनता है वो यहीं से बनता है। सातों रंग आपके अलग अलग बंट जाएंगे। क्यों बटेंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस। क्यों? क्योंकि सातों कलर का जो डेविएशन एंगल है वो अलग अलग हो जाएगा। जब सातों रंग का डेविएशन एंगल अलग अलग हो जाएगा तो सातों अलग अलग, वेवलेंथ सातों की अलग है, दैट्स व्हाई डेविएशन एंगल अलग, डेविएशन एंगल अलग अलग हो जाएगा तो ये सातों 7 रंग के अलग अलग पार्ट में बट जाएंगे। और उसके बाद हमें एक स्पेक्ट्रम गेन होगा और उस स्पेक्ट्रम में ये सातों रंग दिखेंगे। ठीक है, अब देखो उस स्पेक्ट्रम को कि कैसा दिखता है। तो इस तरह से मुझे सातों रंग जो है वो अलग अलग दिखेंगे। देखो ज़रा, क्योंकि रेड कलर जो है वो डेविएट हुआ था आपका मिनिमम, तो रेड कलर जो है वो सबसे ऊपर दिखा और जो वॉयलेट कलर था वो सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ था, दैट्स वाई वॉयलेट कलर सबसे नीचे दिखा। और ये जो आपका कलर्स का पैटर्न बनता है, इसी कलर के पैटर्न को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। कारण 2 ही हैं, सिंपल याद रखना। सबसे पहला डेल्टा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। जिसका लैम्डा ज़्यादा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए रेड जो है वो मिनिमम डेविएट होगा और वॉयलेट जो है वो मैक्सिमम डेविएट होगा। ठीक, ये जो 7 रंग में बंटने का प्रोसेस है इसे कहा जाता है क्रोमैटिक डिस्पर्जन। क्रोमा मतलब होता है रिलेटेड टू कलर। ठीक है, सो क्रोमैटिक डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, चलो, सो इतना बहुत है आज के लिए, करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।